हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एस्पेक्ट स्टडी 2022 पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमारे 1600 सब्सक्राइबर हो गए हैं और हमने 1000 सब्सक्राइबर पे भी नया सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किया था। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट ले रहे हैं जो है हिंदी की शिक्षण विधियाँ या हिंदी पेडागोजी। तो हम कोशिश करेंगे कि 1 या 2 वीडियोस में हमारी ये जो सब्जेक्ट हैं हिंदी की शिक्षण विधियाँ वो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम या शिक्षण प्रक्रिया। तो इसमें हमारे 7 टॉपिक रहने वाले हैं, जिसमें पहला है शिक्षण अधिगम या शिक्षण प्रक्रिया, सूत्र और सिद्धांत। दूसरा टॉपिक है हिंदी भाषा की परिभाषाएं, विशेषताएं, स्वरूप, बिंब। तीसरा है भाषा शिक्षण की विधियाँ। चौथा शिक्षण सहायक सामग्री। पांचवा मूल्यांकन। छठा है भाषा कौशल। और सातवां और अंतिम जो टॉपिक है वो है हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट जो टॉपिक है शिक्षण अधिगम, शिक्षण प्रक्रिया, सूत्र व सिद्धांत। तो शिक्षण अधिगम एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले कार्य या काम हम फिक्स करते हैं या आता है, जिसमें उस कार्य को करने में हमें समस्याएं आती हैं, जिसके लिए हम फिर चिंतन, विचार या सोचने की प्रक्रिया करते हैं, समझने की प्रक्रिया करते हैं। उसके बाद उसका हम समाधान निकालते हैं। तो कार्य के बीच में जो बाधाएं या समस्याएं आती है उसके बारे में हम सोचते, विचारते, चिंतन करते हैं, समझते हैं और उसका समाधान प्राप्त करते हैं। हम्फ्रे के अनुसार चिंतन का जन्म समस्या के समय होता है, क्योंकि समस्या के समय प्राणी को लक्ष्य का रास्ता नजर नहीं आता। शिक्षक के द्वारा किए जाने वाला कार्य शिक्षण कहलाता है। शिक्षण कार्य भी एक समस्या के रूप में। जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य करता है तो वह उसके लिए समस्या के रूप में होता है, क्योंकि उसे सोचना पड़ता है क्या, क्यों, किसको, कितना व कैसे पढ़ाना है। शिक्षण कार्य सबसे कठिन कार्य होता है, क्योंकि यहाँ मानव का निर्माण करता है। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई गलती माफ़ नहीं की जा सकती। एन मुखर्जी। शिक्षण कार्य प्रत्येक व्यक्ति के चाय के प्याले के समान नहीं है, यह तो कला और विज्ञान है। चिंतन। एक शिक्षक को कलात्मक तरीके से शिक्षण कार्य करना होगा। उसके लिए उसका सोचना, समझना तथा विचार ही चिंतन है। चिंतन क्या है? एक शिक्षक को कलात्मक तरीके से शिक्षण कार्य करना होगा, उसके लिए उसका सोचना, समझना तथा विचारना ही चिंतन है। रोस के अनुसार चिंतन एक मानसिक गत्यात्मक क्रिया है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी समस्या से समाधान की ओर बढ़ता है। चिंतन के प्रकार मूलतः 2 होते हैं, स्वलीय चिंतन और यथार्थ चिंतन। स्वलीय चिंतन यह केवल काल्पनिक होता है तथा इसमें व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता, इसलिए परिणाम शून्य होता है। यथार्थ चिंतन यह सत्य एवं वास्तविक होता है तथा निश्चित रूप से उचित या सही परिणाम प्राप्त होते हैं। यथार्थ चिंतन 3 प्रकार का होता है। अभिसारी, मूर्त या निगमनात्मक चिंतन। दूसरा अपसारी, अमूर्त या आगमनात्मक चिंतन। और तीसरा है आलोचनात्मक या विश्लेषणात्मक चिंतन। जो अभिसारी, मूर्त या निगमनात्मक चिंतन होता है वो सामान्य शिक्षक करता है, जो वैसा का वैसा पढ़कर सुनाता है। जबकि अपसारी, अमूर्त या आगमनात्मक चिंतन जो है वो एक अच्छा शिक्षक करता है, जो पढ़कर, समझकर समझाता है और उदाहरण बताता है। आलोचनात्मक या विश्लेषणात्मक चिंतन श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा किया जाता है। यह क्या, कितना, कैसे पर विचार करके पढ़ाता है कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर
के साथ वह पढ़ाना शुरू करता है। शिक्षण प्रक्रिया से पहले हम देखते हैं स्किनर की परिभाषा है। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध शिक्षण और अधिगम से है। शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण एक ऐसा कार्य है जिसमें कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है तथा इन दोनों के बीच विचारों या विषय वस्तु का आदान प्रदान होता है, इसलिए शिक्षण एक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। मॉरिसन के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अधिक परिपक्व व्यक्ति अंतर संबंधों के द्वारा एक कम परिपक्व व्यक्ति को सिखाने का प्रयास करता है। अधिक परिपक्व व्यक्ति यानी शिक्षक और कम परिपक्व व्यक्ति यानी शिक्षार्थी या विद्यार्थी। जैक्सन के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति यानी शिक्षक एक अपरिपक्व व्यक्ति को अंतःक्रिया द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। मॉरिसन ने तो विद्यार्थी को कम परिपक्व और शिक्षक को अधिक परिपक्व कहा, जबकि जैक्सन ने शिक्षक को परिपक्व और विद्यार्थी को अपरिपक्व व्यक्ति कहा। शिक्षण प्रक्रिया के लिए दृष्टिकोण। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, यानी द्विमुखी दृष्टिकोण भारतीय दृष्टिकोण है जिसमें शिक्षक और अंतःपूर्वासी यानी शिक्षार्थी होते हैं, जबकि पाश्चात्य या आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। जॉन डेवी ने इसे व्यापक दृष्टिकोण से बताया है जिसमें शिक्षण प्रक्रिया के 3 भाग होते हैं, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज होता है, जबकि B.S. ब्लूम के अनुसार शिक्षण संकुचित दृष्टिकोण में आता है जिसमें 3 भाग है लेकिन समाज के स्थान पर पाठ्यक्रम है। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम ये तीनों होते हैं। शिक्षण उपागम। शिक्षण कार्य करते समय एक शिक्षक जब अपने कार्य को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है तो वह विभिन्न प्रकार के उपाय काम में लेता है। इन उपायों को ही शिक्षण उपागम कहते हैं, जो निम्न हैं। शिक्षण विधि, इसे साधन कहा गया। शिक्षण सूत्र, जो मार्गदर्शक हैं, और शिक्षण सिद्धांत, जो चलने का तरीका है। शिक्षण विधि यानी साधन। शिक्षण विधि वह साधन रूपी कार्य है जिसमें एक शिक्षक विषय वस्तु को संगठित करते हुए विवेकपूर्ण तरीके से बालकों तक प्रेषित करता है तथा यह उसके उद्देश्य की पूर्ति में मदद करती है। जॉन डेवी के अनुसार पद्धति वह तरीका है जिसके द्वारा हम लोग विषय वस्तु को संगठित कर निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं। बाइनिंग के अनुसार शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। डॉक्टर सरोज सक्सेना के अनुसार शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बालकों तक प्रेषित कर उद्देश्य की पूर्ति करता है। S.K. कोचर के अनुसार शिक्षण विधि का ज्ञान उस प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से वह शिक्षक को सहयोग करे, यानी जिस प्रकार से एक सैनिक को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होता है वैसे ही शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। S.K. कोचर के अनुसार विधि, जिस प्रकार से एक सैनिक को सभी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होता है उसी प्रकार से एक शिक्षक को भी सभी विधियों का ज्ञान होना चाहिए। यह उसके विवेक पर निर्भर है कौन सी विधि अपनाएगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार विधि सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या भी तब तक मृतप्राय है जब तक कि उसके लिए कोई श्रेष्ठ शिक्षक एवं शिक्षक के पास विधि का अभाव है। निष्कर्ष के तौर पर ध्यान में रहे कि विधि शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है तथा एक शिक्षक की सफलता इसी पर निर्भर होती है। शिक्षण सूत्र यानी कि मार्गदर्शक।
प्राचीन काल से लेकर अब तक शिक्षकों द्वारा किए गए कार्यों की उस परिस्थिति एवं समस्या में उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किए उनका वर्तमान समय में उपयोग शिक्षण सूत्रों के माध्यम से किया जाता है। इन सूत्रों का कोई व्यक्तिगत जनक नहीं है, परंतु कॉमेनियस, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट, जॉन डीवी, थॉर्नडाइक तथा किलपैट्रिक आदि विद्वानों के द्वारा किए गए कार्यों से इनका संकलन हुआ। प्रमुख शिक्षण सूत्र: सरल से कठिन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, समीप से दूर की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, मनोविज्ञान से तर्क की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। शिक्षण सिद्धांत: रुचि का सिद्धांत। शिक्षण कार्य करते समय एक शिक्षक को चाहिए कि वह अपने बालकों में विषय वस्तु के प्रति रुचि पैदा करे, क्योंकि रुचि के अभाव में शिक्षण कार्य से बालक नहीं सीख पाता। मिन्सेट के अनुसार बालकों की सक्रिय रुचि उनकी अधिगम की मात्रा को बढ़ाती है। दूसरा सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। शिक्षण कार्य के समय एक बालक को जितना अधिक सक्रिय रखा जाता है, बालक भी पूर्ण रूपेण क्रियाशीलता के साथ कार्य करते हुए सीखता है। जॉन डीवी के अनुसार लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना का सिद्धांत लागू होने पर बालक अधिक सीखता है। नियोजन का सिद्धांत: एक शिक्षक के द्वारा योजना बनाकर किए जाने वाले शिक्षण कार्य को ही नियोजन का सिद्धांत कहते हैं। हर्बर्ट की पंचपदी: पहला है प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना, चौथा सामान्यीकरण और पांचवा प्रयोग। हर्बर्ट की पंचपदी के 5 सोपान: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग के माध्यम से क्रमशः इकाई, वार्षिक एवं दैनिक पाठ योजना बनाकर शिक्षण कार्य करना। उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत। उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत: शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को ही उनके उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए। बिना उद्देश्य के ज्ञान के न तो कार्य सही हो सकता है और न ही परिणाम सही आ सकते हैं। रिवलिन के अनुसार शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण नैतिक क्रिया है। बलदेव भाटिया यानी बी.डी. भाटिया के अनुसार बिना उद्देश्य के ज्ञान के एक शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे मंजिल का पता नहीं है, तथा उसके विद्यार्थी उस पतवार विहीन नाव के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी किनारे से जा टकराएगी। विषय वस्तु चयन का सिद्धांत: शिक्षक को शिक्षण कार्य करने से पूर्व क्या, कितना और कैसे पढ़ाना है, इसका अपने मस्तिष्क में संगठन बना लेना होता है। आवृत्ति का सिद्धांत: शिक्षण कार्य करते समय एक शिक्षक को चाहिए कि वह अधिकतम आवृत्ति करे तथा अपने बालकों को भी ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करवाने का प्रयास करें। सहसंबंधता का सिद्धांत: एक विषय की विषय वस्तु को स्पष्ट करते समय दूसरे विषय की विषय वस्तु को जोड़कर सिखाने का प्रयास। लोचशीलता का सिद्धांत: शिक्षण व्यवहार में लोचशीलता का विशेष ध्यान रखते हुए शिक्षण कार्य करना। ये पहला टॉपिक खत्म हुआ। अब दूसरा चैप्टर है हिंदी भाषा की परिभाषाएं, विशेषताएं, स्वरूप, बिंब। भाषा मनुष्य की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाती है। भाषा ही वह महत्वपूर्ण कारक है जो मनुष्य को किसी कार्य के लिए चिंतन प्रदान करती है तथा आदिकाल में जब इसका लिखित स्वरूप प्रारंभ हुआ, उसके बाद तो भाषा अपने आप में एक ऐसी विशेषता बन गई है कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण संसार में इसके स्थायित्व से लाभान्वित हो रहा है।
भाषा की परिभाषाएं। प्लेटो के अनुसार विचार हमारी आत्मा की मुक्त बातचीत होते हैं। होठों के से बाहर निकलते समय ध्वन्यात्मक रूप ले लेते हैं। इसे ही भाषा कहते हैं। स्वीट के अनुसार भाषा विचारों की ही अभिव्यक्ति का माध्यम है। सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भाषा संसार का नादमय चित्र, ध्वनिमय स्वरूप, हृदय तंत्र की झनकार तथा विचारों की अभिव्यक्ति है। तो भाषा की परिभाषाएं देखिए। प्लेटो के अनुसार विचार हमारी आत्मा की मुक्त बातचीत होते हैं। होठों से बाहर निकलते समय ध्वन्यात्मक रूप ले लेते हैं। इसे ही भाषा कहते हैं। स्वीट के अनुसार भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भाषा संसार का नादमय चित्रण, ध्वनिमय स्वरूप, हृदय तंत्र की झनकार तथा विचारों की अभिव्यक्ति है। क्रोची के अनुसार भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चरित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निश्चित वह सार्थक समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। सुकुमार सेन के अनुसार अर्थवान कंठोत्तीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। रामचंद्र वर्मा के अनुसार मुख से उच्चरित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है भाषा कहलाती है। P.R. गोयल के अनुसार भाषा मानव के मुख से निश्रित शब्दों का सार्थक संगठन है जो अपने मन के भावों को दूसरों के समझने योग्य बनाता है। जैस्पर्सन के अनुसार मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर प्रयोग करता है। वांद्रिये के अनुसार भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह का तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं जैसे नेत्रग्राह्य, श्रोत्रग्राह्य एवं स्पर्शग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोताग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार भाषा यादृच्छिक मौखिक प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य समाज एवं संस्कृति के सदस्य होने के नाते परस्पर विचारों एवं कार्यों का आदान प्रदान करते हैं। इस परिभाषा में भाषा की प्रकृति एवं उसकी उपयोगिता का भी समावेश होता है। पतंजलि के अनुसार भाषा वह व्यापार है जिसके द्वारा वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। डॉक्टर बाबू राम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि रूपों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसका समष्टि रूप भाषा है। डॉक्टर कांता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने भली भांति प्रकट करता है, दूसरों के विचार ग्रहण करता है। बर्नार्ड ब्लॉक एंड जॉर्ज ट्रेगर के अनुसार भाषा यादृच्छिक वाक प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है। सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार भाषा के आविर्भाव से सारा मानव संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। श्याम सुंदर दास के अनुसार भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। करुणापति त्रिपाठी के अनुसार भाषा के द्वारा आकलित भावों एवं विचारों साहित्य का निर्माण होता है तथा साहित्य में मानव सभ्यता का परिचय मिलता है। इस रूप में भाषा से हमारे सामाजिक जीवन का परिचय है। ब्लूमफील्ड के अनुसार लेखन भाषा नहीं, वह दृश्य संकेतों द्वारा भाषा को अंकित करने का साधन मात्र है। गुणे के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत
भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। तो ये सभी थी भाषा की परिभाषाएं, और इसके बाद आता है भाषा की विशेषताएं। भारत में अंग्रेजी हिंदी की सहायक भाषा है। भाषा की क्या विशेषताएं? भाषा अर्जित होती है, वातावरण की उपज, परिवर्तनशील, समन्वयवादी और सामाजिक उपागम है, विचार अभिव्यक्ति का साधन, चिंतन का आधार है भाषा। भाषा के स्वरूप: मातृभाषा यानी माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्द मातृभाषा कहलाते हैं तथा माँ बालक की प्रथम गुरु कहलाती है। दूसरा है बोली। बोली क्या है? तो क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले शब्दों को बोली कहते हैं, जिनका अच्छा अपना कोई निश्चित व्याकरण नहीं होता, जैसे मेवाती, ढूंढाड़ी, हाड़ौती आदि। प्रादेशिक भाषा: किसी प्रदेश विशेष की भाषा जिसका अपना स्वरूप होता है तथा वहाँ के लोगों द्वारा अधिकतम उपयोग में लाई जाती है, संविधान में मान्य है, जैसे पंजाबी, मराठी, गुजराती आदि। जो भाषाएं 8वीं अनुसूची में दी गई हैं वो सभी प्रादेशिक भाषाएं कहलाती हैं। 22 प्रादेशिक भाषाएं हैं, जिसमें पहली है असमिया, फिर बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये सभी 22 प्रादेशिक भाषाएं हैं। अगला भाग है भाषा का स्वरूप, राजभाषा। हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा वह होती है जिसमें किसी राज्य या देश का सरकारी कामकाज होता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा बनी थी। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 में है तथा प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा वह भाषा किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होती है जिसको बोलने वाले लोग कुल जनसंख्या के 2/3 या 2/3 यानी कि 66.66% तथा समझने वाले लोग 3/4 यानी 75% हो। भारत देश में ऐसी कोई भाषा नहीं है, इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। भाषा मनोविज्ञान: किसी भी बालक में भाषा किस प्रकार से पैदा होती है तथा उसमें भाषा का विकास होता है, तो इसके 3 चरण हैं। पहला है भाषा का जन्म होता है जिज्ञासा से। जब एक बालक परिजनों को बातचीत करते हुए देखता है, वह सुनता है, तो वह भी ऐसा ही करना चाहता है, यह उसकी जिज्ञासा होती है। दूसरा चरण है अनुकरण। जिज्ञासा के कारण कोई भी बालक परिजनों का अनुकरण करते हुए सीखता है तथा कुछ शब्द बोलने लग जाता है। तीसरा सोपान है इसका, तीसरा स्टेप अभ्यास। अनुकरण के द्वारा जो शब्द बोलने लगता है उन शब्दों का बार बार अभ्यास करते हुए बालक बातचीत करने लगता है। तो भाषा का जन्म होता है जिज्ञासा से और भाषा का विकास होता है अभ्यास से। आगे है भाषा बिंब। हम हमारी आँखों से जब भी किसी वस्तु या व्यक्ति को देखते हैं तो उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है और वह स्थायी हो जाता है। इससे हमारे व्यवहार में भाषा का विकास होता है, इसलिए इन चित्रों को भाषा बिंब कहते हैं। भाषा बिंब मूलतः 4 प्रकार के होते हैं: दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। दृश्य बिंब: जब कोई भी वस्तु हमारी आँखों के सामने होती है तो उसी समय उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है, तो वह दृश्य बिंब कहलाता है। जैसे मेरे सामने गाय खड़ी है, देखो मोहन जा रहा है, आज तो आकाश में घने बादल हैं। जो जो चीज़ें हमें दिख रही है और हम उसकी बात कर रहे हैं, तो यह दृश्य बिंब है।
श्रव्य बिंब, जब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि को हम एक बार देख लेते हैं और उसकी आवाज़ तथा नाम से परिचित हो जाते हैं तो फिर उसकी अनुपस्थिति में भी उनका नाम या आवाज़ सुनने मात्र से ही उसकी तस्वीर हमारे मस्तिष्क में बन जाती है। इसे श्रव्य बिंब कहते हैं। जैसे माँ दरवाज़ा खोलो, शायद बाहर मामा है। पेड़ के पीछे कल कल झरना बह रहा है। बाहर कुत्ता भौंक रहा है। हमने चिड़ियाघर में हाथी देखा था। ये सभी पहले देखने के बाद जब बात आती है, किसी का नाम आता है या उसकी आवाज़ आती है तो हम पहचान जाते हैं, तो यह श्रव्य बिंब है। फिर आता है विचार बिंब। जब भी कोई दृश्य या श्रव्य बिंब हमारे मस्तिष्क में बनता है तो उसके साथ ही कुछ समय बाद उसकी उपयोगिता महसूस होने लगती है। इसे विचार बिंब कहते हैं। जैसे गाय दूध देती है, घोड़ा घास खाता है, बस सवारी के काम आती हैं, पुस्तक पढ़ने के काम आती हैं। ये विचार बिंब है। भाव बिंब, जब कोई विचार बिंब हमारी आत्मा के संपर्क से निकलता है तो वह अपने आप में हमारे भावों से प्रेरित होता है, इसलिए उसमें हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं। इसे भाव बिंब कहते हैं। जैसे गाय हमारी माता है, ऊँट रेगिस्तान का जहाज है, शेर जंगल का राजा है, मयूर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो अब तक हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब स्टार्ट करते हैं तीसरा चैप्टर, भाषा शिक्षण की विधियाँ। अनुकरण विधि, एक शिक्षक के कार्यों का अनुकरण करते हुए जब कोई बालक भाषा सीखता है तो वह उसकी अनुकरण विधि कहलाती है। अनुकरण 3 प्रकार का होता है, लेखन अनुकरण, उच्चारण अनुकरण और रचना अनुकरण। लेखन अनुकरण के 2 भाग हैं, रूपरेखा लेखन और स्वतंत्र लेखन। रूपरेखा लेखन में जब एक शिक्षक बालक को एक रूपरेखा बनाकर देता है तो उस रूपरेखा के आधार पर बालक नया वास्तविक वर्ग वर्ण बना लेता है। जैसे डॉट डॉट करके छोटे बच्चों को वर्णमाला, काउंटिंग यानी गिनती, अल्फ़ाबेट आदि देते हैं तो उस पर वो लाइन घुमाकर उसे वापस पूरा कर देता है, यानी वास्तविक वर्ण बना देता है। तो ये रूपरेखा लेखन है। जैसा नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये डॉट करके क लिखा हुआ है, इसके ऊपर वापस पेंसिल या पेन घुमाकर इसे कंप्लीट किया गया है, तो ये रूपरेखा लेखन कहलाती है। आगे आता है स्वतंत्र लेखन। एक शिक्षक बालक को जब श्यामपट्ट पर लिखी हुई विषय वस्तु या फिर पुस्तक से नकल करने के लिए देता है और बालक स्वतंत्र रूप से लिखना सीखता है। जब रूपरेखा नहीं बनाई जाए यानी डॉट नहीं लगाए जाए और शिक्षक बोर्ड पर लिख रहा है, उसे देखकर बालक अपनी कॉपी में लिख रहा है, या किताब में जो लिखा हुआ है उसे देखकर बालक स्वयं अपनी कॉपी में लिखता है, यह स्वतंत्र लेखन कहलाता है। अनुकरण का दूसरा प्रकार है उच्चारण अनुकरण। जब एक बालक को लिखना आ जाता है तो फिर उसे उच्चारण करना सिखाया जाता है। इसके लिए पहले शिक्षक उच्चारण करता है, उसके बाद बालक उच्चारण करता है। अंग्रेजी भाषा में उच्चारण अनुकरण का विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ कई बार एक ही वर्ण का उच्चारण दूसरी परिस्थिति में बदल जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड साइलेंट होते हैं या बहुत सारे वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें एक ही वर्ड का अलग उच्चारण होता है। जैसे PUT पुट, यहाँ यू का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है, परंतु CUT कट, यहाँ यू का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, क्योंकि पहले वाले को पट नहीं करके पुट कहा और दूसरे वाले को कुट नहीं कहकर कट कहा, तो यू का ही उच्चारण बदल गया। तो इसी के लिए उच्चारण अंग्रेजी में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। रचना अनुकरण, जब शिक्षक एक बालक को किसी प्रकार की कोई एक रचना करके बता देता है और बालक उसके आधार पर कोई दूसरी रचना कर लेता है तो यह रचना अनुकरण कहलाता है। जैसे दिवाली का निबंध लिखवाने के बाद उसके आधार पर होली का निबंध लिखवाना।
रचना अनुकरण विधि का दोष। इस विधि का उपयोग करने के कारण बालक में मौलिकता का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि जो पहला फिक्स मेथड है उसी के अनुसार दूसरा भी कार्य होगा या दूसरी रचना होगी, तो उसमें बालक अपने दिमाग से कुछ नहीं करता, जैसा है वैसा ही पैटर्न दूसरे में काम में लेता है। अब आती है दूसरी विधि, मॉन्टेसरी विधि। पहली विधि थी अनुकरण विधि, दूसरी है मॉन्टेसरी विधि। यह एक प्रकार की खेल विधि है तथा इस विधि को देने का श्रेय मारिया मॉन्टेसरी को जाता है, जिसमें इस विधि में कुछ खोखले वर्ण होते हैं, जिसके सहयोग से एक बालक वर्ण लिखना सीख जाता है। जैसे पहले एक स्केल आती थी जिसमें त्रिभुज, वर्ग, कुछ अक्षर वगैरह बने हुए आते थे, जिसके अंदर पेंसिल घुमाने पर वो कॉपी में बन जाते थे। तो उसी प्रकार से हम मारिया मॉन्टेसरी विधि में काम में लेते हैं। मॉन्टेसरी विधि के गुण। मनोवैज्ञानिक विधि है, बाल केंद्रित विधि है, शारीरिक एवं मानसिक विकास करती है, बालक स्वयं करके सीखता है, इसलिए चिंतन का विकास होता है, सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा का विकास होता है। मॉन्टेसरी विधि के दोष। अत्यधिक खर्चीली है, थकान जल्दी आती है, दुर्घटना का भय बना रहता है, केवल प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, सामान्य विद्यालय में उपयोग संभव नहीं है। तीसरी विधि है खेल विधि। सर्वप्रथम इंग्लैंड के गणित शिक्षक हेनरी कॉल्डवेल कुक ने सर्वप्रथम खेल विधि का विचार दिया। हेनरी कॉल्डवेल कुक। खेल एक मात्र ऐसा कार्य है जिसको बालक पूरे मन से करता है। हेनरी कॉल्डवेल कुक ने क्या कहा था कि खेल एकमात्र ऐसा कार्य है जिसको बालक पूरे मन से करता है। वर्तमान में प्रचलित खेल विधियां हैं किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल द्वारा दी गई, साहचर्य विधि मारिया मॉन्टेसरी द्वारा और डाल्टन विधि कुमारी हेलेना पार्करिस्ट द्वारा दी गई। साहचर्य विधि मारिया मॉन्टेसरी। इस विधि में बालकों को शब्द ज्ञान करवाया जाता है तथा सबसे पहले विभिन्न वस्तुओं पर उसके नाम लिखी पर्चियाँ रखी जाती हैं तथा बालकों को बता दिया जाता है। उसके बाद पर्चियाँ अलग कर पुनः एक एक बालक से वापस वस्तुओं पर रखवाते हुए उसका अभ्यास करवाते हैं। इस प्रकार साहचर्य व्यवहार से बालक सीखता है। दूसरी विधि है किंडरगार्टन विधि, जो फ्रोबेल द्वारा दी गई। फ्रोबेल ने ये विधि देते हुए कहा था कि जिस प्रकार से एक माली अपने बगीचे में पौधों एवं फूलों की देखभाल करता है तथा उन्हें स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित करता है, यानी वातावरण देता है, उसी प्रकार से एक शिक्षक रूपी माली अपने विद्यार्थियों के लिए कार्य करता है। आगे है डाल्टन विधि कुमारी हेलेना पार्करिस्ट द्वारा दी गई। अमेरिका के डाल्टन शहर में विकसित की गई इस विधि का सबसे पहले पाश्चात्य देशों में चलन हुआ। यह एक विद्यालय प्रणाली है जिसमें बालकों के लिए कोई विशेष टाइम टेबल निर्धारित नहीं होता, बल्कि विषय भी बालक स्वयं ही की इच्छा से पढ़ता है। खेल विधि के गुण। मनोवैज्ञानिक विधि है, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए रोचक विधि है, स्थायी ज्ञान प्रदान करती है, चहुमुखी विकास करती है। खेल विधि के दोष। समय व धन अधिक खर्च होता है, बालकों में भाषा के लेखन के कौशल का विकास नहीं हो पाता, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता। पर्यवेक्षित विधि। अमेरिकी विद्वान जॉन डेजी मॉर्वल ने अवलोकन एवं निरीक्षण विधि को सम्मिलित करते हुए इस विधि का निर्माण किया
जिसमें सभी बालकों को स्वतंत्र रूप से स्वाध्याय करने का अवसर दिया जाता है तथा शिक्षक उनका पर्यवेक्षण करता है। बाइनिंग के अनुसार मेज या दराजों के चारों ओर बैठे विद्यार्थी या व्यक्ति जब शिक्षक के नियंत्रित वातावरण में स्वाध्याय करता है तो यह पर्यवेक्षण विधि होती है। जैसे आगे शिक्षक बैठा है और 3-3 की रो बनी हुई है। पहली में आगे आगे मंद, फिर दूसरी लाइन में भी मंद और तीसरी लाइन में आगे जो बैठा है बालक वो है सामान्य बुद्धि का। फिर पहली लाइन में मंद के बाद सामान्य, सामान्य के बाद तीव्र बुद्धि वाला बालक बैठा है। दूसरी लाइन में मंद बुद्धि के बाद प्रतिभाशाली और उसके पीछे सामान्य बालक बैठा है। तीसरी लाइन में सामान्य, सामान्य और प्रखर बुद्धि बालक बैठा है। यानी मंद बुद्धि बालक को शिक्षक पढ़ा रहा है और उसके पास बैठा हुआ सामान्य बुद्धि वाला बालक है वो भी सिखाता है। फिर जो सामान्य बुद्धि वाला बालक है उसे प्रतिभाशाली और तीव्र बुद्धि वाला बालक सिखाता है। तीव्र बुद्धि वाले बालक को प्रतिभाशाली बालक सिखाता है। प्रतिभाशाली बालक तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि, सामान्य सभी बालकों को पढ़ाता है। इसे बीच में बिठाया गया ताकि ये अपने चारों ओर सभी को सिखा सके। इसलिए जो कम समझता है, धीरे समझता है, उससे ऊपर वाला जो थोड़ा अच्छा है वो सिखाता है, फिर उससे अच्छा जो है वो सिखाता है। तो इस प्रकार से सामान्य बुद्धि बालकों को शिक्षक और प्रतिभाशाली तीव्र बुद्धि बालक सिखाते हैं और सामान्य बालक मंद बुद्धि वाले बालकों को सिखाते हैं। पर्यवेक्षित विधि के गुण। मनोवैज्ञानिक विधि है स्वाध्याय के गुणों का विकास करती है, बालकों में अनुशासन पैदा करती है, ध्यान केंद्रित करने के गुणों का विकास करती है। पर्यवेक्षित विधि के दोष। समय अधिक खर्च होता है, शिक्षक निष्क्रिय हो जाता है, प्रतिभाशाली बालकों में नीरसता आती है, छोटी कक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी नहीं है। अगली विधि है श्रुति लेखन विधि। भाषा का शिक्षक जब बालक को शुद्ध लेखन सिखाने का प्रयास करता है तो वह विशेष रूप से कुछ पाठ के अंश या फिर 20 कठिन शब्दों का चुनाव करता है तथा सभी बालकों को एक साथ बैठाकर स्वयं उच्चारण करता है तथा सभी बालक चुनाव करने के बाद सभी बालकों को एक साथ बैठाकर स्वयं उच्चारण करता है तथा सभी बालक ध्यानपूर्वक सुनते हुए लिखने का प्रयास करते हैं तथा अंत में शिक्षक प्रत्येक बालक की पुस्तिका स्वयं जांचता है और अशुद्ध पाए गए शब्दों को स्वयं शुद्ध लिखकर उन्हें बालक से 10-10 बार लिखवाते हैं। जैसे पहले शब्द बोले विद्यालय, उज्ज्वल, आदर्श, ज्ञान, हिरण्यकश्यप, सरकारी, श्रीमती आदि। तो जैसे कि ये उज्ज्वल शब्द गलत है तो इस पे गोला लगा दिया। फिर आगे हिरण्यकश्यप शब्द गलत है, ये इस पे लगा दिया। फिर आता है श्रीमती, ये शब्द भी गलत है तो इस पे गोला लगा दिया और सही जो शब्द है वो लिख दिया। उज्ज्वल में पहले लिखा था ऊ आधा ज पूरा ज वल, तो वो गलत था, तो ऊ आधा ज 2 बार है और वल, तो इसे 10 बार लिखने के लिए कहा गया। फिर हिरण्यकश्यप शब्द गलत है, हिरण्यकश्यपु होता है वो लिखा और इसे 10 बार लिखने के लिए कहा गया। फिर श्रीमती में मति छोटी नहीं बड़ी होती है तो इसे लिखकर फिर 10 बार प्रयास के लिए कहा गया। श्रुति लेखन विधि के गुण। मनोवैज्ञानिक विधि है बालकों में शुद्ध शब्द लेखन विकास करती है। श्रुति लेखन विधि के दोष। समय अधिक खर्च होता है, कई बार शिक्षक योग्य नहीं होता। छठी विधि है ध्वन्यात्मक विधि, माइकल सेमर द्वारा दी गई। सेमर के अनुसार यदि बालक को एक समान ध्वनि वाले कुछ शब्द लिखकर दे दिए जाते हैं तो बालक उसके आधार पर कई नए शब्द बनाने लगते हैं। जैसे चल, बल, फल, आगे बालक लिखता है जल, नल, कल आदि। काम, धाम, नाम, तो बालक आगे बढ़ाता हुआ राम, श्याम, आम आदि लिखता है।
इस विधि का उपयोग भक्तिकालीन कवियों की रचना पढ़ने में भी किया जाता है, विशेषकर रहीम, मीरा, सूरदास, तुलसीदास, रसखान आदि। सैनिक विधि। दूसरे विश्व युद्ध के समय इस विधि को सबसे पहले अमेरिका के सैनिकों को भाषा सिखाने में किया गया, इसलिए इसे सैनिक विधि कहते हैं। इसके लिए उस समय अमेरिका की सेना को प्रमुख शिक्षाविद पॉज, सपीर और ब्लूमफील्ड आदि के सहयोग से ASTP यानी आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया तथा 15-20 लोगों के कई समूह बनाकर उन्हें भाषा का ज्ञान करवाया गया। इस विधि में मौखिक रूप से शिक्षक उच्चारण करता है या फिर टेप रिकॉर्डर के माध्यम से वह बालकों को किसी विषय वस्तु को समझाता है तथा बालक स्मरण के आधार पर सीखता है। इसलिए इस विधि को अनुकरण, परिस्मरण विधि, श्रवण, भाष्य विधि के नाम से भी जानते हैं। 8वीं है वाचन विधि। वाचन की से अभिप्राय अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना होता है तथा जब एक शिक्षक बालकों को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़वाता है तो यह वाचन कहलाता है। डॉक्टर धरनाथ चतुर्वेदी के अनुसार वाचन व्यक्ति का मित्र होता है। जब एक व्यक्ति किसी लंबी यात्रा पर या बीमारी के समय अकेला होता है तो वह विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं पढ़कर अपना समय गुजारता है। अखबार पढ़ना, कहानी या उपन्यास पढ़ना सदैव वाचन होता है। वाचन विधि के गुण। मनोवैज्ञानिक विधि है, अर्थ ग्रहण करने में सहयोग प्रदान करती है, ध्यान केंद्रण में सहायक है, समय का सदुपयोग करती है। वाचन विधि के दोष। समय अधिक खर्च होता है, कमजोर व छोटे बालकों के लिए अधिक उपयोगी नहीं है, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता। आगमन निगमन विधि। भाषा शिक्षण में आगमन एवं निगमन विधि का एक साथ प्रयोग किया जाता है। यह भाषा की महत्वपूर्ण विधि है। आगमन विधि। जब शिक्षण कार्य के समय शिक्षक एवं शिक्षार्थी समान रूप से कार्य करते हुए सीखने सिखाने का प्रयास करते हैं तो वह अपने आप में आगमन विधि होती है तथा इस विधि में उदाहरण से नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। आगमन विधि में निम्न प्रकार से शिक्षण सूत्रों का उपयोग किया जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। आगमन विधि के गुण। मनोवैज्ञानिक विधि है, क्रियाशीलता बनी रहती है, ज्ञान स्थायी होता है, तर्क और चिंतन का विकास होता है। आगमन विधि के दोष। समय अधिक खर्च होता है, पाठ्यक्रम समय पर नहीं हो पाता, प्रतिभाशाली बालकों में निरस्ता पैदा करती है। अगली विधि है निगमन विधि। निगमन विधि में होने वाला व्यवहार आगमन विधि के ठीक विपरीत होता है तथा यह नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। सूत्र होता है अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। निगमन विधि के गुण। पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष रुचिकर है, परिणाम शीघ्र आते हैं। निगमन विधि के दोष हैं अमनोवैज्ञानिक विधि है, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए कम उपयोगी, ज्ञान अस्थायी, रटने का दोष पाया जाता है। अगली विधि है रसास्वादन विधि। पद्य पाठ के लिए अच्छी है, पद्य यानी कविता के लिए। पहले कविता के 3 भाग हैं, अर्थ, फिर भावार्थ और गायन। पहले अर्थ बताया जाता है, फिर उसका भावार्थ और फिर गाई जाती है। तो कविता पाठ पढ़ाते समय रसास्वादन विधि का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक शिक्षक सबसे पहले पाठ का अर्थ और फिर उसके भावों को स्पष्ट करता है,
तथा अंत में कविता को राग से गाने लगता है, तब सभी बालक भी अनुकरण करके फिर सभी बालक भी अनुकरण करते हैं, तो अनुकरण करने के कारण कक्ष का वातावरण कविता में हो जाता है तथा कविता के वास्तविक रस की अनुभूति होती है। इसलिए इसे रसास्वादन विधि कहते हैं। इस विधि का उपयोग सबसे बाद में होने के कारण इसे उपसंहार विधि भी कहते हैं। अगली विधि है जो 11वीं है, व्याकरण अनुवाद विधि। इसके जनक है श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। इन्होंने पहली बार दक्षिणी भारत में इस विधि का उपयोग संस्कृत भाषा सिखाने के लिए किया था। भंडारकर के नाम के कारण यह विधि भंडारकर विधि कहलाती है। इस विधि का उपयोग करते समय एक शिक्षक सबसे पहले संबंधित विषय वस्तु का मातृभाषा में अनुवाद करता है तथा फिर व्याकरणीय ज्ञान को ध्यान में रखते हुए ठीक प्रकार से स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। भारत में उर्दू, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच आदि भाषाओं को सिखाते समय इसका उपयोग है। अगली विधि है जो है 12वीं विधि, हर्बर्टीय विधि। हर्बर्ट द्वारा दी गई यह विधि वर्तमान में पाठ योजना बनाने के लिए विशेष रूप से काम में ली जाती है। इसमें कुल 5 पद बताए गए हैं जिन्हें हर्बर्ट की पंचपदी कहते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। हर्बर्ट की पंचपदी का उपयोग शिक्षण कार्य को रोचक तथा नियोजित बनाता है। अगली विधि है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। जब विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर विद्यार्थी के पास प्रेषित किया जाता है और वह स्व अनुदेशन से सीखने का प्रयास करता है, इसे ही अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। सर्वप्रथम इस प्रकार का विचार सुकरात के द्वारा ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में दिया गया तथा ऐसा ही विचार थार्नडाइक के द्वारा भी दिया गया। डॉक्टर प्रेसे ने इसी विधि की एक शिक्षण मशीन का निर्माण किया था, परंतु उनका यह प्रयास असफल प्रयास रहा। वर्तमान समय में पत्राचार के माध्यम से जो शिक्षण कार्य होते हैं वहाँ इस विधि का विशेष रूप से उपयोग होता है। अभिक्रमित अनुदेशन के द्वारा दूरस्थ शिक्षा में एक क्रांति आई है। अभिक्रमित अनुदेशन का जन्म क्रिया प्रसूत सिद्धांत के आधार पर हुआ। सर्वप्रथम इस प्रकार का आधुनिक अनुदेशन B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया। प्रचलित अभिक्रमित अनुदेशन विधियाँ। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि B.F. स्किनर और हॉलैंड द्वारा दी गई। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि नॉर्मन क्राउडर के द्वारा दी गई। तीसरी गणितीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि गिलबर्ट द्वारा दी गई। कंप्यूटर अभिक्रमित अनुदेशन विधि लॉरेंस के द्वारा दी गई। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि B.F. स्किनर एवं हॉलैंड द्वारा 1954 ईस्वी में दी गई। इस विधि में विद्यार्थी के पास विषय वस्तु को एक निश्चित क्रम में प्रेषित किया जाता है तथा उसको विद्यार्थी स्व अनुदेशन से सीखता है। यहाँ क्रमशः विषय वस्तु जानने से एक रेखा जैसी आकृति का निर्माण होता है, इसलिए इसे रेखीय अनुदेशन कहते हैं। इसलिए यह रेखीय अनुदेशन कहलाता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि में मूल्यांकन की सतत व्यवस्था नहीं होती है। यह कम प्रचलन में आने वाला अनुदेशन है जिसमें फ्रेम 1 के बाद फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4 ऐसे अनंत तक फ्रेम जाती रहती है। अगली अभिक्रमित अनुदेशन की विधि है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि जो नॉर्मन क्राउडर द्वारा 1960 ईस्वी में दी गई। इसमें फ्रेम 1 दिया जाता है, उसके बाद फ्रेम 1A,
फ्रेम 2, फ्रेम 1B। उसके बाद फ्रेम 2A, फ्रेम 3, फ्रेम 2B, फ्रेम 3A, फ्रेम अनंत तक चलती जाती है और फ्रेम 3B इसी प्रकार से फ्रेम अनंत तक जाती है और इसे लगातार रखा जाता है। संकेत क्या है कि ये फ्रेम 1, फ्रेम 1A, फ्रेम 1B क्या है, तो फ्रेम के साथ जिसमें 1, 2, 3 अनंत तक जा रहा है वो है विषय वस्तु। फिर फ्रेम 1A, 2A, 3A तो ये प्रश्नमाला है और फिर आता है फ्रेम 1B, 2B, 3B तो ये उत्तरमाला है। सबसे पहले विषय वस्तु पढ़ाई जाती है, फिर प्रश्न और उसके बाद उत्तर। विषय वस्तु, प्रश्न, उत्तर इस प्रकार से जाते रहते हैं और ये लगातार प्रोसेस चलती है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन से में मूल्यांकन सतत होने से यह सफल विधि है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के गुण: मनोवैज्ञानिक विधि है, वयस्क शिक्षा प्रसार में योगदान, बालक स्वयं करके सीखता है, तर्क व चिंतन का विकास होता है, समस्या समाधान का विकास होता है, अनुशासन व नियंत्रण बना रहता है। अभिक्रमित अनुदेशन के दोष: प्रारंभिक कक्षाओं एवं सामान्य विद्यालय वातावरण में अनुपयोगी है, परिणामों में अत्यधिक देरी होती है, बालक में आलस्य को जन्म देती है, कई बार अशुद्ध ज्ञान पैदा हो जाता है। भारत देश में इस विधि का आगमन 1966 ईस्वी के समय हुआ था। अगली विधि है व्यतिरेक विधि, व्यतिरेकी विधि। जब बालक को एक भाषा का ज्ञान पहले से होता है तथा उसे अन्य भाषा का ज्ञान करवाया जाता है तो दोनों भाषाओं की ज्ञान या विषय वस्तु में तुलनात्मक अध्ययन करवाते हैं। इसके द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है कि दोनों भाषाओं में क्या समानता है और क्या असमानता, इसे ही व्यतिरेकी विधि कहते हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत, तो हिंदी में संज्ञा और संस्कृत में संज्ञा समान है। फिर आता है वचन, जो हिंदी में 2 प्रकार हैं और संस्कृत में 3 प्रकार है, तो ये असमान है। लिंग, हिंदी में 2 प्रकार और संस्कृत में 3 प्रकार, तो ये असमान है। व्यतिरेकी विधि के सही उपयोग के लिए व्याकरण का विशिष्ट रूप से ज्ञान होना आवश्यक होता है। अगली विधि है पेस्ट्रोलॉजी विधि। पेस्ट्रोलॉजी जो जर्मनी के विद्वान थे, इन्होंने 18वीं सदी के इस विद्वान ने जो विचार दिया उसके अनुसार छोटी कक्षाओं के बालकों को जब वर्णमाला लिखवाते हैं तो वे नहीं लिख पाते, परंतु उनमें आड़ी तिरछी लाइनें बनवाने या गोले बनाने का स्वभाव पाया जाता है और यदि उनके उसी स्वभाव के आधार पर उनसे वर्ण आदि लिखवाए जाए तो वे जल्दी सीख जाते हैं। जैसे बच्चे ये आड़ी तिरछी लाइनें खींचते हैं, गोले बनाते हैं, तो ये एक आड़ी लाइन ली, फिर इसी से एक खड़ी लाइन ली, फिर इसका गोला लिया और एक और गोला लेके उसको बीच में से मिटा दिया, तो इस प्रकार से इसको सही क्रम से रखवाने पर ये क बन जाता है। अगली विधि है द्विभाषी विधि। जब 2 भाषाओं को मिलाकर भावात्मक रूप से सिखाने का प्रयास किया जाता है तो यहाँ द्विभाषी विधि का उपयोग होता है। जैसे लो आम, तो लो आम सिखाने के लिए पहले इंग्लिश आती है तो बोलेंगे टेक मैंगो, हाथ में आम रखेंगे और दिखाएंगे टेक मैंगो, फिर बोलेंगे लो मैंगो, फिर बोलेंगे टेक आम, फिर टेक मैंगो, लो आम, इस तरह से इसे सिखाया जाता है। इस विधि का उपयोग दुभाषिया भी करता है। जब श्रोता एवं वक्ता की भाषा में अंतर होता है तो एक दुभाषिया व्यक्ति इनके बीच भाषा अनुवादक का कार्य करता है। प्रत्यक्ष विधि भारत में सर्वप्रथम प्रोफेसर येट्स द्वारा दी गई थी। व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को मिटाने के लिए प्रत्यक्ष विधि की शुरुआत फ्रांस में 1901 ईस्वी में की गई।
इस विधि के अनुसार बालक के सामने किसी अन्य भाषा के शब्दों को स्पष्ट करने के लिए उसका मातृभाषा में अर्थ बताने के स्थान पर उनसे संबंधित वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से रख दिया जाता है तथा बालक प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर स्थायी ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे एप्पल और एप्पल दिखा दी या एप्पल का फोटो दिखा दिया, तो इस प्रकार वस्तु या वस्तु का चित्र के आधार पर शब्द ज्ञान करवा दिया जाता है। प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते समय मातृभाषा का निषेध होता है, यानी एक सीमा तक मातृभाषा का निषेध होता है। अगली विधि है दल शिक्षण विधि। यह विधि अमेरिका में विकसित की गई। इस विधि में शिक्षकों का दल होता है जो सबसे पहले विषय की बेहतर तैयारी के साथ कक्ष में उपस्थित होता है तथा विशिष्ट रूप से मिलजुल कर बालकों का मार्गदर्शन करते हैं। जेपी पुरोहित के अनुसार दल शिक्षण में 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर योजना बनाते हैं, क्रियान्वयन करते हैं तथा मूल्यांकन करते हुए जानने का प्रयास करते हैं। दल शिक्षण के सोपान: योजना बनाना, क्रियान्वयन करना और मूल्यांकन। दल शिक्षण के गुण: अनुशासित वातावरण में विशिष्ट ज्ञान देना, बालकों में गहराई से ज्ञान का विकास होता है। दल शिक्षण के दोष: समय व धन अधिक खर्च होता है, आपस में सामंजस्य का अभाव पाया जाता है। अगली विधि है पाठ्यपुस्तक विधि। यह एक परंपरागत विधि है। इस विधि का उपयोग सुकरात के काल से लेकर आज तक विधिवत होता रहा है। इसमें शिक्षक सर्वप्रथम स्वयं पुस्तक खोलता है तथा प्रत्येक बालक को इसका निर्देश देता है। उसके बाद संबंधित पाठ का थोड़ा थोड़ा अंश एक एक बालक से पढ़वाता है एवं स्वयं उसके बारे में समझाता रहता है। इस प्रकार से अपने शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाता है। इस विधि का उपयोग करते समय प्रत्येक अगले बालक को संबोधित करते हुए अब तू पढ़ बोलने के कारण इस विधि को तू पढ़ विधि भी कहा जाता है। पाठ्यपुस्तक विधि के गुण: पाठ्यक्रम समय पर पूरा होता है, बालकों में उच्चारण का विकास होता है, बालकों में आत्मविश्वास की वृद्धि, बालकों को याद करने एवं गृह कार्य करने में मदद मिलती है। पाठ्यपुस्तक विधि के दोष: बालकों में रटंत का दोष पैदा होता है, बालक की नकल की आदत पड़ती है, तर्क व चिंतन का विकास संभव नहीं है। अगली विधि है व्याख्यान विधि। प्लेटो द्वारा दी गई, ईस्वी पूर्व 5वीं से 4वीं सदी में। यह प्राचीन विधि है। इस विधि का उपयोग करते समय शिक्षक सबसे पहले लिखित व्याख्यान तैयार करता है तथा उसको कक्ष में साथ रखते हुए उसके मूल बिंदु शामपट पर अंकित कर देता है तथा उसके बाद एक एक करके व्याख्यान के माध्यम से स्पष्ट करता है कि सभी बालक ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करते हैं तथा बालकों को बीच में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती। यह बालकों में विशेष अनुशासन रखने वाली विधि है। व्याख्यान विधि के गुण: पाठ्यक्रम समय पर पूरा होता है, बालकों में अनुशासन एवं नियंत्रण बना रहता है, समय व धन कम खर्च होता है, एक ही समय में सैकड़ों बालकों का शिक्षण कराया जा सकता है। व्याख्यान विधि के दोष: अमनोवैज्ञानिक विधि है, बालकों की जिज्ञासा शांत नहीं हो पाती, बालक कई बार सीख नहीं पाता, विशेषकर प्रारंभिक कक्षाओं में। अगली विधि है समवाय विधि। समवाय से अभिप्राय वातावरण के मिले जुले ज्ञान एवं व्यवहार से है, यानी हमारा सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, व्यावसायिक वातावरण जो कि हमें एक दिशा देता है। यहाँ भाषा शिक्षण में गद्य, पद्य, व्याकरण एवं भाषा के अन्य सभी पक्षों का मिला जुला व्यवहार ही समवाय कहलाता है। समवाय का विचार आधुनिक है, जो निम्न विचारों से प्रकट हुआ है। फ्रोबेल की जीवन केंद्रित शिक्षा, जॉन डेवी की सामंजस्यकरण और गांधी जी की बुनियादी शिक्षा से प्रकट हुआ।
गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की अवधारणा 1935 ईस्वी में दी तथा उन्होंने अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर जाकिर हुसैन को इसके प्रचार प्रसार का कार्य सौंपा, जिसके कारण 1937 से 1939 तक वर्धा, महाराष्ट्र में इस पर काम किया। गद्य शिक्षण। भाषा में विशेष रूप से निबंध, संस्मरण, यात्रा वर्णन, कहानी, नाटक, रूपक आदि वे क्षेत्र हैं जिनका गद्य में विकास होता है। इन गद्य विधाओं के शिक्षण से संबंधित उद्देश्य निम्न हैं। बालक में वर्ण, शब्द, वाक्य आदि का ज्ञान पैदा करना, भाषा के लिए पर्याय, विलोम, मुहावरे, शब्द शक्ति, लोकोक्ति एवं अन्य विचारों को स्पष्ट करना, बालक में सस्वर एवं मौन वाचन का विकास करना, बालक के चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास में सहायक है। व्यक्तित्व का विकास इसका उद्देश्य है। गद्य शिक्षण की प्रमुख विधियाँ: अर्थबोध विधि, व्याख्यान विधि, विश्लेषण विधि और समीक्षा विधि। भाषा शिक्षण एवं विकास में गद्य विशेष महत्वपूर्ण है। भाषा कौशल के विकास में गद्य शिक्षण आधार है। अर्थबोध विधि: जब गद्य शिक्षण के दौरान एक शिक्षक बालकों को कठिन शब्दों का अर्थबोध करवाते हुए सिखाने का प्रयास करता है तो वास्तविक अर्थों में बालक का शब्दार्थ विकास एवं भाषा विकास हो पाता है। यहाँ शिक्षक बालकों को उद्बोधित करते हुए कार्य करता है, पढ़ाता है, इसलिए यह उद्बोधन विधि भी कहलाती है। अर्थबोध विधि को उद्बोधन विधि भी कहते हैं। व्याख्यान विधि: भाषा के गद्य शिक्षण में जब एक शिक्षक बालकों को विशेष रूप से विलोम, पर्याय, एकार्थी, अनेकार्थी शब्दों का ज्ञान करवाने के साथ साथ जब उन्हें मुहावरे, सूक्तियाँ, उक्तियाँ, लोकोक्तियाँ आदि की सही प्रकार से व्याख्या करते हुए सिखाने का प्रयास करता है तो वह अपने आप में व्याख्यान विधि का उपयोग है। यह विधि एक बालक को अच्छा वक्ता बनाने में विशेष योगदान देती है, इसलिए गद्य में इसकी प्रभावशीलता देखी जाती है। विश्लेषण विधि: गद्य में जब एक शिक्षक पाठ की प्रस्तावना तथा पाठ यानी मूल का विकास करने के प्रयास करता है तो वह अपने आप में विश्लेषणात्मक विधि का उपयोग करता है। इस विधि में विशेष रूप से प्रश्नोत्तर शैली का उपयोग किया जाता है, इसलिए इस विधि को प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। इस विधि के द्वारा संपूर्ण शिक्षण संभव नहीं हो पाता, इसलिए इस विधि को एक प्रकार से व्यवहार में लाने के लिए व्याख्यान आदि प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। प्रत्यय स्मरण, व्याख्यान प्रश्न और आज्ञापालक प्रश्न, ये 3 प्रकार के प्रश्न काम में लिए जाते हैं। अगली है समीक्षा विधि। जब एक शिक्षक किसी विषय वस्तु के गुण दोष को ध्यान में रखते हुए अपने शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाता है तो यह अपने आप में समीक्षा विधि होती है। इसमें आलोचनात्मक चिंतन के द्वारा शिक्षण व्यवहार किया जाता है तथा यह विधि संपूर्ण विषय वस्तु को सार्थक रूप से समझने में मदद करती है। नाट्य शिक्षण की विधियाँ। उद्देश्य: मौखिक अभिव्यक्ति, भाव प्रकट, चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण करना इसका उद्देश्य है। नाटक एक प्रकार से गद्य की उपशैली है। नाट्य शिक्षण विधियाँ 5 प्रकार की हैं। आदर्श नाट्य शिक्षण, कक्षाभिनय नाट्य शिक्षण, रंगमंचीय नाट्य शिक्षण, व्याख्यान नाट्य शिक्षण और समवाय नाट्य शिक्षण। आदर्श नाट्य विधि जो है इसमें शिक्षक स्वयं विभिन्न पात्रों के अनुसार हाव भाव करके सिखाता है। कक्षाभिनय नाट्य विधि में बालकों को विभिन्न पात्रों की भूमिका में अपनी अभिव्यक्ति देनी होती है। रंगमंचीय नाट्य विधि में रंगमंच पर बालकों को विभिन्न पात्रों में
मंचन करवाया जाता है। व्याख्यान नाट्य विधि में शिक्षक द्वारा व्याख्यान देना और मुख्य रूप से बालकों द्वारा सुनकर सीखना। समवाय नाट्य विधि भिन्न भिन्न प्रकार की विधियों को एक साथ काम में लेते हुए शिक्षण करना। नाट्य शिक्षण के लाभ: भाव की अभिव्यक्ति एवं विचार का प्रकट होना, अर्थबोध विकास, परिस्थिति की समझ, मनोरंजन का विकास होता है। बालक के चरित्र निर्माण में सहयोग, व्यक्तित्व का विकास। पद्य शिक्षण विचारों का रागात्मक अभिव्यक्ति रूप ही पद्य, काव्य या कविता कहलाता है। इसका महत्व: व्यक्ति या कवि अपने हृदय की भाव या गहराइयों को जब रागात्मक रूप में प्रस्तुत करता है तो यह विशेष अर्थ में उपयोगी होती है तथा इन रचनाओं में कम शब्दों में अधिक अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। इसका उद्देश्य स्पष्ट एवं शुद्ध शब्द ज्ञान विकास, भाव एवं अर्थ को स्पष्ट करना, भाव सौंदर्य, प्रेम, करुणा, क्रोध, विचार सौंदर्य, नैतिक विचार, धार्मिक विचार, बालक में कल्पना शक्ति का विकास करना, छंद, अलंकार, रस आदि का ज्ञान, ये इसके उद्देश्य हैं। प्रमुख पद्य विधियाँ: गीत विधि, अभिनय विधि, अर्थबोध विधि, व्याख्यान विधि और रसास्वादन विधि या इसे उपसंहार विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो गीत विधि क्या है? जब एक शिक्षक किसी कविता को गीत की तरह स्वयं सस्वर गाता है एवं बालकों को भी गाने के लिए प्रेरित करता है तथा कक्ष का वातावरण कविता की लय से रस भरा हो जाता है, इसलिए इसमें कविता पाठ के रस की अनुभूति होती है और यह रसास्वादन यानी कविता करने में सक्षम है। अभिनय विधि: जब किसी कविता पाठ को पढ़ाते समय शिक्षक एवं पढ़ते समय बालक गीत यानी कविता को गाता है एवं वह विभिन्न प्रकार से अपने अंगों, हाथ, चेहरे के भाव आदि से संचलन द्वारा प्रकट करता है तो यह भी अभिनय की तरह व्यवहार बन जाता है, इसलिए इसे अभिनय विधि के रूप में जानते हैं। अर्थबोध विधि: जब एक शिक्षक किसी पद्य, पाठ या कविता को पढ़ाते समय उसका अर्थ स्पष्ट करता है तथा अर्थ के साथ साथ कविता के भावों को भी समझाने का प्रयास करता है तो ऐसी स्थिति में बालकों को ठीक प्रकार से कविता का अर्थबोध हो जाता है। इसे ही अर्थबोध विधि के नाम से जाना जाता है। अगली है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि पद्य या कविता शिक्षण के दौरान जब एक शिक्षक बालकों को छंद, रस, अलंकार, भाव आदि को स्पष्ट करता है तो उसके लिए वह व्याख्यान का उपयोग करता है तथा व्याख्यान के माध्यम से ही वह उस विचार को बालकों तक ठीक प्रकार से पहुंचाता है। रसास्वादन विधि या उपसंहार विधि: जब एक शिक्षक सबसे पहले कविता पाठ का अर्थ बताता है, उसके बाद उसका भाव स्पष्ट करता है तथा अंत में गाकर के सुनाता है तो कक्ष का वातावरण कविता के रस वाला हो जाता है। कविता के असली रस की अनुभूति होने से रसास्वादन विधि कहते हैं एवं अंत में प्रयुक्त होने से उपसंहार विधि कहते हैं। पद्य या कविता पाठों में रुचि पैदा करने के उपाय: सस्वर कविता पाठ, कंठस्थीकरण, अंत्याक्षरी, कविता प्रतियोगिता और कवि सम्मेलनों का आयोजन। ये हुआ हमारा तीसरा चैप्टर कंप्लीट। चौथा चैप्टर है शिक्षण सहायक सामग्री। जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय अपनी विषय वस्तु को स्पष्ट करने एवं सरलतम तरीके से विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करता है जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रोचक एवं बोधगम्य हो जाती है, इसे ही शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार: प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री हेत सिंह बाघेला के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्री मूलतः दो भागों में बांटी जा सकती हैं।
पहली निर्माण के आधार पर, जिसे दो भागों में बांटा गया, कठोर उपागम और मृदुल उपागम। दूसरा है प्रकृति के आधार पर, दृश्य सामग्री या उपागम, श्रव्य सामग्री या उपागम और दृश्य श्रव्य सामग्री या उपागम में इसे 3 भागों में बांटा गया। निर्माण के आधार पर कठोर उपागम, वह शिक्षण सहायक सामग्री जिसका निर्माण या उपयोग करने में किसी तकनीक की आवश्यकता हो, कठोर उपागम कहलाती हैं। जैसे टीवी, स्लाइड, रेडियो, ट्रांजिस्टर, कंप्यूटर, सूक्ष्मदर्शी, प्रयोगशाला उपकरण, प्रोजेक्टर, OHP और रिफ्लेक्टर आदि। दूसरा है मृदुल उपागम, ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री जिसका निर्माण एवं उपयोग एक शिक्षक स्वयं अपने स्तर पर बिना किसी तकनीक के कर सकता है, तो यह मृदुल उपागम कहलाते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड, नोटिस पॉइंटर, ग्लोब, मॉडल, चित्र, मानचित्र, सारणी, ग्राफ आदि। प्रकृति के आधार पर सामग्री है दृश्य सामग्री, वह सहायक सामग्री जिसमें केवल दृश्य के माध्यम से अधिगम होता है। जैसे ब्लैक बोर्ड, पुस्तक, पॉइंटर, प्रोजेक्टर, मानचित्र, चित्र आदि। जिसमें हम सिर्फ देख कर सीखते हैं, वो है दृश्य सामग्री। फिर आती है दूसरी श्रव्य सामग्री, वह सामग्री जो केवल ध्वनि उत्पन्न करती है तथा ध्वनि ही अधिगम का माध्यम है, तो यह श्रव्य सामग्री के रूप में होती हैं। जैसे रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन आदि। इसमें सुनकर सीखा जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री, वह सहायक सामग्री जिसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। ऐसी सामग्री की दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में ऐसी सामग्री को दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में जाना जाता है। जैसे टीवी, कंप्यूटर, चलचित्र, सिनेमा, नाटक, रंगमंच, कठपुतली आदि। रेडियो की प्रसारण सीमा समाप्त कर अधिक दूरी तक सुनने में ट्रांजिस्टर मदद करता है तथा समय सीमा को टेप रिकॉर्डर समाप्त कर देता है। शिक्षण सहायक सामग्री, पाठ्यपुस्तकें और संदर्भ। पाठ्यपुस्तक के संदर्भ में विषय वस्तु के पाठों का समन्वित या संकलित रूप ही व्यवस्थित तरीके से पाठ्यपुस्तक होती है, जिसमें साधन और साध्य होते हैं। पाठ्यपुस्तक साधन है, साध्य नहीं। पाठ्यपुस्तक, पुरातन काल में भारत में पाठ्यपुस्तक के लिए ग्रंथ शब्द का प्रयोग होता था। ग्रंथ का अर्थ है बांधना, गूंथना या नियमित रूप से जोड़ना, क्रमानुसार रखना होता है। आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा में पुस्तक को बुक कहा जाता है। बुक शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के बीक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है वृक्ष। फ्रांसीसी भाषा में बीक का अर्थ वृक्ष की छाल है। पहली बार पुस्तक सुकरात के काल ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में बनाई गई। शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण, क्रॉनबेक के अनुसार पाठ्यपुस्तक आमतौर से अपरिपक्व छात्रों के लिए लिखी जाती हैं। यह पाठ्यपुस्तक का संकलित रूप है जिसमें कई अध्याय होते हैं, जिनका अध्ययन क्रमानुसार किया जाता है। परवर्ती अध्यापकों के अध्ययन से पहले इस बात की अपेक्षा की जाती है कि छात्र पूर्ववर्ती अध्यापकों से परिचित हैं। कार्टर गुड के अनुसार एक सुनिश्चित पाठ्यचर्या के प्रधान सेवक के रूप में एक सुनिश्चित शिक्षा के स्तर पर प्रयोग करने के लिए एक सुनिश्चित विषय के लिए सुव्यवस्थित ढंग से तैयार की गई पाठ्य सामग्री को पाठ्यपुस्तक कहते हैं। भाषा शिक्षण व शिक्षण में पाठ्यपुस्तक बालकों के अधिगम को
से संबंधित महत्वपूर्ण सहायक सामग्री मानी जाती हैं। पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य: भाषा के सांस्कृतिक लक्ष्यों को पूरा करना, बालकों के ज्ञान को बढ़ाना, ज्ञान की सीमा को विस्तृत करना, स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, शब्द व सुक्ति भंडार में वृद्धि करना, ये इसके उद्देश्य हैं। पाठ्य पुस्तक के गुण: आभ्यंतर गुण और बाह्य गुण। आभ्यंतर गुण: विषय वस्तु से संबंधित, शैलीगत विविधता, मौलिकता, सौदेश्यपूर्ण, भाषा स्तर के अनुकूल, जीवन से संबंधित। बाह्य गुण: मूल्य, जिल्द यानी कवरेज, चित्र, कागज, मुद्रण यानी छपाई या टाइप, नाम, आकार और डिजाइन आदि पुस्तक के बाह्य गुण हैं। तो अब पुस्तक के बारे में देखा तो पुस्तक को पढ़ने वाला जो होता है वो है पाठक। पाठक दो प्रकार के हैं, श्रेष्ठ पाठक और अधम पाठक। तो अधम पाठक के क्या लक्षण हैं? विषय वस्तु को अत्यंत तीव्रता के साथ पढ़ना, शब्दों को धीरे धीरे पढ़ना, शब्दों को बिना सोचे या विचार किए जैसा लिखा हुआ है वैसे ही पढ़ना, यानी गलत लिखा है तो गलत ही पढ़ लेना, उसको सही नहीं करना है। बिना अर्थ को समझे ही बोलना, कोई चीज़ पढ़ रहा है तो उसे समझता नहीं है और बिना समझे ही बोलता है। गद्य को लय के साथ पढ़ना, गद्य जो होता है उसे लय के साथ नहीं पढ़ा जाता है, फिर भी अगर वह लय के साथ पढ़ता है तो वह अधम पाठक है। पढ़ते समय सिर को हिलाना, अगर पढ़ते हुए व्यक्ति अपने सिर को हिलाता है तो वह भी अधम पाठक कहलाता है। अब आता है श्रेष्ठ पाठक के लक्षण। श्रेष्ठ पाठक कैसा होता है? तो माधुर्य, उचित लय के अनुसार उच्चारण करता है, शुद्ध स्वरों का उच्चारण करता है, धैर्य के साथ पढ़ता है, पदों का उचित विभाजन करता है, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण करता है। तो ये हो गए पाठक के दो प्रकार कि वो कैसा होता है, उसकी क्या लक्षण है। अब हमारा चौथा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगला चैप्टर है पांचवा, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन दो शब्दों मूल्य और अंकन से मिलकर बना है। मूल्य यानी कीमत, गुणों के आधार पर, जैसे वस्तु हल्की है तो 100 की है, वही चीज़ थोड़ी अच्छी है तो 200 की है, और अच्छी है तो 500 की, यानी कि गुणों के आधार पर वस्तु की कीमत होती है, जिसे मूल्य कहते हैं। और मूल्यांकन जो होता है, मूल्य को अंकित करना इसका अर्थ है, यानी एक बालक के मूल्यांकन से अभिप्राय है उसके गुणों को देखना। बालक में गुणों की प्राप्ति अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से होता है। जैसे सबसे पहले बालक अनुभव माँ के अनुभव से सीखता है और माँ उसे प्रशिक्षित करती है। पहली शिक्षिका है तो वो पहली शिक्षिका सिखाती है कि अपने अनुभव द्वारा और प्रशिक्षण द्वारा सिखाती हैं। जैसे कोई बालिका है और वो अपनी माँ के साथ रहती हैं, रसोई में कार्यों के गुण सीखती हैं कि माँ कैसे क्या कर रही हैं, और फिर देखकर सीखती हैं और माँ उसे और भी चीज़ें बताते हुए सिखाती है। तो इस प्रकार से बालिका सीखती है। अगर परिवार में एक लड़का है और एक लड़की है, यानी बालक और बालिका है, बालक 18 वर्ष का है और बालिका 16 वर्ष की है, तो रसोई का कार्य अधिक कौन जानेगा या कौन जानेगी? तो बालिका अधिक जानती है और बालक कम जानता है, क्योंकि बालिका माँ के साथ रहकर सीखती है जबकि बालक नहीं सीखता। तो अधिक कार्य बालिका जानती है। एक बालक विद्यालय वातावरण एवं सामाजिक वातावरण में रहते हुए जो अनुभव एवं प्रशिक्षण प्राप्त करता है, उसके माध्यम से जिन गुणों या मानवीय मूल्यों का विकास होता है, उन्हें आकलित करना, उनकी व्याख्या करना या उनकी पहचान करना ही मूल्यांकन है। जैसे एक दुकान पर जाते हैं और कोई शर्ट खरीदते हैं, तो एक शर्ट है 100 रुपये की, एक है 200, एक 500 और एक 1000 रुपये की है। तो उसका चुनाव करने के लिए पहले उसके गुणों को देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, निर्णय करेंगे
कि हमें कौन सी शर्ट लेनी है। तो 100 रुपये और 200 रुपये वाली जो शर्ट है उसके बारे में हम सोचेंगे कि ये हल्की है, ये ज़्यादा अच्छी नहीं है, दिखने में भी अच्छी नहीं है, ज़्यादा चलेगी नहीं। और जो 1000 रुपये वाली शर्ट है उसमें हम सोचेंगे कि वो महंगी है। तो इन दोनों गुणों को ध्यान में रखते हुए हम 500 वाली शर्ट रखेंगे कि वो दिखने में और चलने में भी अच्छी है और पैसे भी उसके थोड़े कम हैं। तो इस प्रकार से हम निर्णय लेंगे कि इसके गुण जो हैं दोनों तरीके से अच्छे हैं, तो हम 500 वाली शर्ट ले लेते हैं, उसका चुनाव करते हैं। जब किसी बालक के लिए उसके गुणों, विशेषताओं एवं मूल्यों के आधार पर किसी नवीन कार्य व्यवहार के लिए तय किया जाता है तो वह निर्णय लेना कहलाता है। मूल्यांकन शब्द का वास्तविक अर्थ निर्णय करना, निर्णय देना या निर्णय लेना होता है। शैक्षिक प्रक्रिया वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बालक निरंतर सीखता है, जैसे ठोकर लगने से देखकर चलना सीखना। यह क्या है? शैक्षिक प्रक्रिया है। अब आती है शैक्षणिक प्रक्रिया। वे सभी संसाधन जिनकी एक सुनियोजित व्यवस्था शिक्षा के लिए की जाती है, जैसे डस्टर, श्याम पट्ट आदि की व्यवस्था करना शैक्षणिक प्रक्रिया कहलाती है। अब आता है शिक्षण प्रक्रिया। तो शिक्षण प्रक्रिया क्या है? वह कक्षा कक्षीय प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बालक में निश्चित उद्देश्य पूर्ति की दीक्षा में शिक्षक द्वारा कार्य किया जाता है, जो शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है। जैसे शिक्षक द्वारा मूल्यांकन के बारे में पढ़ाना। अब आगे आता है शैक्षिक प्रक्रिया। इसके तीन अंग हैं, जिसमें पहला है शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा शिक्षण अधिगम और तीसरा है मूल्यांकन। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का अंग होता है। मूल्यांकन के द्वारा जब गुणों का आकलन हो जाता है तो फिर उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए मापन का सहयोग लेते हैं। मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को प्रकट करने के लिए उन्हें संख्याओं में ढालना पड़ता है, इसे ही मापन कहते हैं। अब जो मूल्यांकन प्रक्रिया है इसमें पहला शिक्षण अनुभव, दूसरा जांच कार्य और तीसरा मापन होता है। इस मूल्यांकन प्रक्रिया के अंग हैं ये। मापन मूल्यांकन का अंग है तथा यह मूल्यांकन के समापन को स्पष्ट करता है। अब मूल्यांकन और मापन में क्या अंतर है? तो मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है, जबकि मापन समय विशेष की प्रक्रिया है। मूल्यांकन बहुपक्षीय है, मापन एक पक्षीय है। मूल्यांकन व्यापक अवधारणा है, मापन संकुचित अवधारणा है। मूल्यांकन गुणात्मक और संख्यात्मक होता है, मापन मात्रात्मक और संख्यात्मक होता है। मूल्यांकन परिवर्तनशील है, मापन अपरिवर्तनीय है। मूल्यांकन गुणों का आकलन करता है, मापन गुणों को मात्रात्मक प्रकट करता है। मूल्यांकन वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, जबकि मापन में वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है। मूल्यांकन की विशेषताएं। किसी भी मूल्यांकन की श्रेष्ठता उसकी विशेषताओं से प्रकट होती हैं। महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न हैं। वैधता। जब मूल्यांकन किया जाता है तो उसी विषय वस्तु का मापन हो जिसके लिए मूल्यांकन का आयोजन हो रहा है, तो यह आदर्श स्थिति मूल्यांकन की वैधता को दर्शाती है। दूसरा है विश्वसनीयता। मूल्यांकन के बाद प्राप्त परिणामों में अलग अलग व्यक्तियों से जांच करवाने के बाद भी कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है या परिणाम यथावत रहते हैं, तो यह मूल्यांकन की विश्वसनीयता होती है। वस्तुनिष्ठता। ऐसा मूल्यांकन जिस पर किसी भी जांचकर्ता या शिक्षक की रुचि, अभिरुचि, आदत या मनोवृत्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है हो तथा सभी के लिए एक समान परिणाम में निष्ठा हो, यह वस्तुनिष्ठता है। व्यवहारिकता। जब मूल्यांकन में
सरलता तथा कम परिश्रम में कम खर्चे के द्वारा किसी परिणाम को प्राप्त करने की क्षमता होती है तो वह मूल्यांकन अपने आप में सभी लोगों के लिए उपयोगी बन जाता है, जो उसकी व्यावहारिकता को दर्शाता है। उद्देश्य मूलकता। किसी भी मूल्यांकन में उसका कोई उद्देश्य निहित होता है। उस उद्देश्य की पूर्ति का होना अनिवार्य है, जैसे एक बालक को आवश्यक सीमा तक अधिगम हुआ या नहीं, यह जानने के लिए किए गए मूल्यांकन में इसका पता लगना चाहिए। विभेदकारिता। किसी भी मूल्यांकन के द्वारा जब बालकों के वर्ग या श्रेणीवार वर्गीकरण में आसानी हो जाती है तो वह उस मूल्यांकन की विभेदकारिता कहलाती है। जैसे कुछ बालक सामान्य होते हैं, कुछ सामान्य से पिछड़े होते हैं और कुछ सामान्य से अधिक जानते हैं, यानी तीव्र बुद्धि वाले बालक होते हैं। जैसे 20% पास हो जाते हैं अच्छे नंबर से, यानी 99% लाते हैं। कुछ बालक होते हैं जो 40, 50, 60%, 70% लाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फेल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से विभेदकारिता होती है। व्यापकता। जब मूल्यांकन के संपूर्ण विषय वस्तु को समावेशित किया जाता है अथवा बालक के विषयगत ज्ञान के अलावा सहशैक्षणिक उपलब्धि के व्यवहार को भी सम्मिलित किया जाता है तो यह मूल्यांकन की व्यापकता को दर्शाता है। नैदानिकता। मूल्यांकन के बाद जब एक बालक में कमी नज़र आती है या फिर वह आवश्यक सीमा तक अधिगम नहीं कर पाता है तो अधिगम नहीं कर पाने के कारणों का पता लगाना नैदानिक व्यवहार होता है, जिसके कारण जानबूझकर पुनः उपचारात्मक शिक्षण द्वारा बालक को आवश्यक सीमा तक अधिगम करवाया जा सकता है। सतत प्रक्रिया। मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है जो कि जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है, इसलिए मूल्यांकन भी सतत प्रक्रिया है। सामाजिकता। मूल्यांकन के समय प्रतिभागी के सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन को परिणामों तक ले जाना ही उसकी सामाजिकता को प्रकट करता है। सतत समग्र मूल्यांकन। वर्तमान मूल्यांकन व्यवस्था में बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए उसके लिए सतत समग्र मूल्यांकन को अपनाया जाता है, जिसमें बालक के लिए की गई व्यवस्था में सीखना एवं परीक्षा साथ साथ चलने से उसमें परीक्षा का भय नहीं रहता, बल्कि उसका उत्तम विकास की दिशा में व्यवहार परिवर्तन अधिगम होता रहता है। इस मूल्यांकन प्रणाली में केवल शैक्षिक परिवर्तन को ही सम्मिलित नहीं करते, बल्कि उसमें सहशैक्षिक विकास को भी परखा या जांचा जाता है, अर्थात उसकी सभी पक्षों की जांच की जाती है। शैक्षिक क्षेत्र। बालक का अकादमिक परीक्षण। सहशैक्षिक क्षेत्र। जीवन कौशल, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति आदि मूल्य या जीवन मूल्य। सह शैक्षणिक क्षेत्र। साहित्य, शारीरिक एवं स्वास्थ्य, ICT की योग्यता, सृजनात्मकता आदि। सतत समग्र मूल्यांकन में परीक्षण। इसे 2 भागों में बांटा गया। FA यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी निर्माणात्मक परीक्षण। SA यानी समेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक परीक्षण। FA निर्माणात्मक या प्रारंभिक परीक्षण। मौखिक प्रकार के परीक्षण जिसमें बालक को दिए जाने वाले कार्य के प्रदर्शन को आधार मानकर विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन। एक सत्र में 4 बार आयोजन होता है। प्रत्येक 10% अंक का, यानी कुल 10 × 4 यानी 40% अंक के होते हैं। ऐसे यानी योगात्मक परीक्षण। यह शिक्षण लिखित प्रक्रिया का यह परीक्षण लिखित प्रकार का है। यह आयोजित विद्यालय स्तर पर होता है, परंतु प्रश्न पत्र व जांच कार्य में
किसी बोर्ड या विभाग का हस्तक्षेप रहता है। इन परीक्षणों में प्रत्येक अगले परीक्षण के लिए विगत विषय वस्तु को नहीं परखा जाता। वर्तमान में 3 ऐसे होते हैं जिसमें प्रत्येक के लिए 20% अंक यानी कुल 20 × 3 60% निर्धारित हैं। वर्तमान समय में सतत समग्र मूल्यांकन के अंक व्यवस्था के साथ इसके स्थान पर ग्रेडिंग की व्यवस्था कर दी गई है। अब ग्रेडिंग की जो सारणी है, इंडेक्स है, वो देखते हैं कि 90 से ऊपर यानी 91 से 100 नंबर पर इसका संकेत होता है 10, ग्रेड A1। 81 से 90 नंबर संकेत 9 और ग्रेड है A2। 71 से 80 नंबर 8 अंक यानी B1। 61 से 70 संकेत है 7, B2 ग्रेड है। 51 से 60 अंक 6 संकेत हैं इसका, ग्रेड C1। 41 से 50 अंक संकेत है 5, C2 ग्रेड। 33 से 40 अंक संकेत 4, D ग्रेड। 21 से 32 अंक इसका कोई संकेत नहीं होता, E1 ग्रेड। 20 से कम संकेत नहीं है, E2 ग्रेड। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में तथा CBSE में माध्यमिक स्तर पर तक लागू है। सतत समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य: बालक का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए शैक्षिक, सह-शैक्षिक एवं सह-शैक्षणिक पक्षों की जांच, बालकों में व्यापक परीक्षा के भय से मुक्त करना, सीखने के साथ ही परीक्षणता की कमजोरी रहने पर तत्काल उपचारात्मक शिक्षण कार्य, बालकों में सृजनात्मक, साहित्य, कलात्मक, कौशलात्मक, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति से संबंधित पक्षों को मजबूती प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अगला जो है उपलब्धि परीक्षण निर्माण। उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण: शिक्षण कार्य करने के बाद जब एक शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि उसके बालकों को किस सीमा तक अधिगम हुआ, इसके लिए किए जाने वाले एक विशेष परीक्षण को उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण कहा जाता है। इस परीक्षण का आयोजन उस स्थिति में किया जाता है जब शिक्षण कार्य हो चुका होता है। गैरिसन के अनुसार उपलब्धि परीक्षा बालक के लिए वह कार्य है जिसके द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि बालक का ज्ञान या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में किस सीमा तक सीखा है। इबेल के अनुसार उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जिसमें शिक्षार्थी के द्वारा ग्रहण, ज्ञान, कौशल व क्षमता का मापन किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण में 2 प्रकार के परीक्षण होते हैं, प्रमाणीकृत या मानकीकृत परीक्षण और अप्रमाणीकृत या अमानकीकृत परीक्षण। तो अप्रमाणीकृत या अमानकीकृत परीक्षण वे परीक्षण जिनका निर्माण शिक्षक अपने स्तर पर बिना किसी विशेष प्रमाणीकृत व्यवहार के कर लेता है, परंतु ये विश्वसनीय नहीं होते। दूसरा है प्रमाणीकृत या मानकीकृत परीक्षण। वह परीक्षण जिसमें वैज्ञानिक व्यवहार या मानकीकृत परीक्षण अपनाया जाता है, जिसके द्वारा प्राप्त परिणाम विश्वसनीय होता है। उपलब्धि परीक्षण का मूल उद्देश्य उन बालकों की पहचान करना होता है जिन्हें आवश्यक सीमा तक अधिगम नहीं हुआ हो। ऐसे बालकों को
समस्यात्मक बालक कहते हैं। यदि उपलब्धि परीक्षण के द्वारा एक भी बालक समस्यात्मक नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में आगे के परीक्षणों का आयोजन नहीं किया जाता। परंतु यदि एक भी बालक समस्यात्मक मिल जाता है तो आगे के परीक्षणों का आयोजन किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण में पहचाने गए समस्यात्मक बालकों की समस्या के कारणों को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण का आयोजन किया जाता है। इस परीक्षण के माध्यम से जिन कारणों का पता चलता है उन कारणों को दूर करते हुए आगे की व्यवस्था की जाती है। उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से पता चले कारणों को दूर करते हुए पुनः शिक्षण कार्य करना एवं समस्यात्मक बालकों को आवश्यक सीमा तक अधिगम करवाना ही उपचारात्मक शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण केवल उन बालकों के लिए होता है जो समस्यात्मक होते हैं। तो ये 5वां चैप्टर सब कंप्लीट हुआ। अब है 6वां चैप्टर, भाषा कौशल। किसी भी व्यक्ति या बालक में भाषा का विकास कुशलतापूर्वक जिस क्रम में होता है उस क्रम के तहत आने वाले सोपानों को भाषा कौशल कहा जाता है। पहला श्रवण यानी सुनना, इसके बाद आता है उच्चारण यानी बोलना, इसे भाषण के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा पठन यानी पढ़ना, वाचन के नाम से जाना जाता है। और लेखन यानी लिखना, ये चौथा सोपान है। इसे याद करने के लिए L यानी लिसनिंग, S स्पीक, R रीड और W राइट। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चारों सोपान हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो भाषा कौशल विकास का क्रम LSRW के रूप में होता है। सामान्य रूप से सर्वमान्य भाषा कौशल विकास सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना यानी LSRW होता है। जबकि श्रीमती मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषा कौशल का क्रम LSRW नहीं होता, बल्कि उन्होंने अपना क्रम LSWR बताया है, यानी सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। पहले बालक सुनता है, बोलता है, फिर लिखता है और पढ़ता है, ऐसा मारिया मोंटेसरी ने कहा। बाकी सब ने कहा कि बालक सबसे पहले सुनकर सीखता है, फिर बोलकर सीखता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखना सीखता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना और पढ़ना ग्राह्य कौशल हैं, जबकि बोलना और लिखना अभिव्यंजना कौशल या द्वितीयक कौशल कहलाते हैं। इससे बालक अभिव्यक्त करने संबंधित कार्य करता है, जबकि जो ग्राह्य कौशल है इससे ग्रहण करता है, सीखने संबंधित है, प्राथमिक या आधार कौशल कहलाता है। श्रवण कौशल यानी सुनना, यह भाषा कौशल विकास का सबसे प्राथमिक एवं आधारभूत कौशल है। इस कौशल में व्यक्ति या बालक जितना अधिक कुशल होगा उसमें भाषा का विकास भी उतना ही बेहतर प्रकार का हो सकेगा। जैसे बालक पहले गलत सुनता है तो गलत बोलता है, गलत बोलता है तो गलत ही पढ़ता है और जैसा पढ़ता है वैसा ही वह लिखता है। जैसे भर्तृ सुना तो भर्तृ बोला, भर्तृ पढ़ा तो भर्तृ लिखा। जबकि सही सुनेगा तो सही बोलेगा, सही पढ़ेगा और सही लिखेगा। तो भर्तृहरि 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 और भर्तृहरि ही उसने सुना, बोला, पढ़ा तो सही लिखा। श्रवण कौशल के लिए आवश्यक है, सबसे पहले आवश्यकता है ठीक प्रकार से सुनना। इसके लिए कान यानी श्रवण इंद्रियां ठीक होनी चाहिए, क्योंकि जब तक व्यक्ति सुनेगा नहीं तो बोलेगा कैसे। एक सर्वे में यह निष्कर्ष मिला है कि लगभग 90 से 95% लोग वे लोग गूंगे होते हैं जो सुनते नहीं हैं। शांतिमय वातावरण का होना इसके लिए आवश्यक है। सुनने वाले
सुनाने वाले यानी वक्ता के शब्दों का उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट एवं शुद्ध होना चाहिए। ध्यान का केंद्रित होना या अवधान, अंतर्बोध या शक्ति का होना, धारण शक्ति का होना, अर्थबोध शक्ति का होना इसके लिए आवश्यक है। उपयुक्त विचार सकारात्मक होने की स्थिति इस बात को स्पष्ट करती है कि सुनिश्चित रूप से श्रवण कौशल अच्छा होगा। दूसरा कौशल है उच्चारण कौशल यानी बोलना। जब एक बालक या व्यक्ति जैसा सुनता है ठीक उसी प्रकार से शुद्ध या स्पष्ट बोल पाता है तो वह उसका उच्चारण कौशल कहलाता है। शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण, शब्द व वाक्य विन्यास सही हो, पर्याय शब्दों का प्रयोग अनावश्यक न हो, यानी जहाँ ज़रूरत है वहीं पर पर्याय शब्दों का प्रयोग किया जाए, नहीं तो नहीं किया जाए। अधिकतम अलंकृत शब्दावली नहीं हो। उच्चारण कौशल में बाधक, शीघ्रता से बोलने की आदत, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, शारीरिक या मानसिक दोष यानी हकलाना या तुतलाना आदि, सामाजिक वातावरण का प्रभाव, अभिव्यक्ति की क्षमताओं का अभाव। इन सभी बातों का ध्यान रखकर सही तरह का उच्चारण कौशल पैदा किया जा सकता है। तीसरा है वाचन कौशल। किसी भी लिखित विषय वस्तु को स्मरण या याद करने के लिए वाचन कौशल का उपयोग किया जाता है। वाचन कौशल दो प्रकार का होता है, सस्वर वाचन और दूसरा है मौन वाचन। सस्वर वाचन को दो भागों में बांटा जाता है, आदर्श सस्वर वाचन और अनुकरण सस्वर वाचन। अनुकरण सस्वर वाचन दो प्रकार का व्यक्तिगत और सामूहिक होता है। मौन वाचन दो प्रकार का, गंभीर मौन वाचन और द्रुत मौन वाचन होता है। सस्वर वाचन, जब वाचन करते समय मुख से ध्वनि बाहर निकलती है तथा पास बैठा व्यक्ति भी उसे सुन सकता है तो यह सस्वर वाचन कहलाता है। प्रारंभ में सस्वर वाचन ही होता है जो मौन वाचन का आधार भी होता है। सस्वर वाचन दो प्रकार का है जिसमें आदर्श सस्वर वाचन और अनुकरण सस्वर वाचन है। तो आदर्श सस्वर वाचन क्या है? जब एक शिक्षक किसी विषय वस्तु को पहले स्वयं सस्वर वाचन करते हुए बालकों को सुनाता है तो यह आदर्श सस्वर वाचन कहलाता है, जो केवल शिक्षक के द्वारा किया जाता है। दूसरा है अनुकरण सस्वर वाचन। जब बालक शिक्षक का अनुकरण करते हुए वाचन करता है तो यह अनुकरण वाचन कहलाता है। अनुकरण वाचन दो प्रकार का है, व्यक्तिगत अनुकरण वाचन और सामूहिक अनुकरण वाचन। तो व्यक्तिगत अनुकरण वाचन, एक अकेला बालक या व्यक्ति जब अनुकरण वाचन कर रहा हो तो यह व्यक्तिगत अनुकरण वाचन है। दूसरा है सामूहिक या समवेत अनुकरण वाचन। जब सभी बालक एक साथ मिलकर अनुकरण वाचन कर रहे हो तो यह सामूहिक या समवेत अनुकरण वाचन कहलाता है। अब वाचन का दूसरा प्रकार है मौन वाचन। जब वाचन के समय मुख से ध्वनि बाहर नहीं निकलती तथा मन ही मन पढ़ते हैं तो यह मौन वाचन होता है। मौन वाचन की शुरुआत कक्षा 3 से ही करवानी चाहिए क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों में इसकी शुरुआत कक्षा 3 में ही हो जाती है, परंतु सामान्य बालकों में यह कक्षा 5 के बाद यानी कक्षा 6 से शुरू होता है। मौन वाचन का उद्देश्य विषय वस्तु को याद करने या स्मरण करने से संबंधित होता है। गंभीर मौन वाचन, मौन वाचन का प्रकार है धीरे धीरे एवं गंभीरता से पढ़ना जिससे कि विषय वस्तु निश्चित रूप से याद हो सके, यह गंभीर मौन वाचन है। दूसरा है द्रुत मौन वाचन। पहले से स्मरण की गई विषय वस्तु को पुनः स्मरण के समय इसका प्रयोग किया जाता है, यानी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं तो यह द्रुत मौन वाचन कहलाता है। लेखन कौशल यानी लिखना, प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए यह सबसे मुख्य भाषा कौशल है। यह एक कठिन कौशल है, इसके लिए ध्यान रखना चाहिए
तो क्या ध्यान रखना चाहिए? वर्तनी संबंधी त्रुटि न हो, लिखावट सुंदर होनी चाहिए, लिखते समय शिरोबद्ध आवश्यक है, शिरोबंध आवश्यक है, कलम को अधिकतम 1 इंच की ऊंचाई से पकड़ना एवं पुस्तिका व पेन के बीच 45 डिग्री का कोण ध्यान में रखते हुए लिखना, लिखते हुए शब्द एवं वाक्यों का चयन भी एवं वर्णों की संरचना भी महत्वपूर्ण है। तो ये छठा चैप्टर कंप्लीट हुआ और लास्ट जो चैप्टर है वो है 7वां, हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ। तो हिंदी भाषा शिक्षण में क्या क्या चुनौतियाँ या बाधाएं होती है? तो हिंदी भाषा के विकास एवं शिक्षण के क्षेत्र में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ रही हैं जो सदियों से इसके विकास में रोड़ा बनी है। इसको हमें यदि समझना है तो 2 भागों में बांटकर समझा जा सकता है, सामाजिक स्तर की बाधाएं और भाषाई स्तर की बाधाएं। सामाजिक स्तर की बाधाएं, हिंदी के प्रति अभिरुचि का अभाव, अंग्रेजी के प्रति लोगों का बढ़ता प्रेम, रोजगार के संदर्भ में अंग्रेजी को महत्व देना, विश्व स्तर पर समन्वय की भाषा के रूप में हिंदी उपयोगी भाषा नहीं रह पाती जबकि अंग्रेजी इसमें सबसे आगे है, हिंदी के विकास में सरकारी तंत्र की विफलता, भाषा के आधार पर क्षेत्रीय राज्य होना। दूसरी जो बाधाएं हैं वो है भाषाई स्तर की बाधाएं। हिंदी भाषा के स्वरूप को लेकर मतभेद हैं। हिंदी भाषा में व्याकरणीय कठिनाइयाँ, हिंदी के वर्णमाला से संबंधित मतभेद, पाठ्यक्रम से संबंधित समस्याएं, अहिंदी भाषी राज्यों में हिंदी शिक्षकों का अभाव, हिंदी भाषा के लिए केवल स्थानीय भाषा का प्रभाव भी मुश्किल ले पैदा करता है। जैसे सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और शकल का अर्थ होता है अंश। तो इस तरीके से अलग अलग जो शब्द होते हैं उनमें थोड़ा सा फर्क होने पर अर्थ बदल जाता है। तो यह भी एक कठिनाई का कारण हो जाता है कि सभी जने इस चीज़ को नहीं सीख पाते और ना ही सिखा पाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा हिंदी पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र या शिक्षण विधियाँ जो हैं वो समाप्त हुई। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस एक ही वीडियो में पूरी शिक्षा शास्त्र, हिंदी की पूरी शिक्षा शास्त्र जो हमने पढ़ ली है जिसमें 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी शिक्षा शास्त्र होती हैं जो आपस में मिली जुली होती हैं, कुछ ही चीज़ें अलग होती हैं। तो आप एक विषय का शिक्षा शास्त्र भी पढ़ते हैं तो वो दूसरे विषय में भी काम आता है। और जो कि हमने आज हिंदी का पढ़ लिया है, जैसा कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने पर हमें नया सब्जेक्ट लेना था जो हमने आज लिया है और इसे आज ही कंप्लीट भी कर लिया है। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए शिक्षक 24 से 48 घंटे का समय लेता है। उसी चीज़ को हमने सिर्फ 2-पौने 2 घंटे में कंप्लीट कर लिया है। तो लास्ट टाइम में ये आपका टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर देखकर पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं और नहीं तो आप इसकी जो स्पीड है वो बढ़ाकर सुनकर भी अपना रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर किसी के शिक्षा शास्त्र नहीं भी हुआ है तो 2 घंटे में आपके कंप्लीट शिक्षा शास्त्र हो जाएगा। तो वीडियो में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।